गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग कर रहे हैं एल्काइन। एल्काइन के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रह गए हैं, उनकी बात करेंगे। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं जेईई मेंस के एक क्वेश्चन की, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था, लेकिन बच्चे थोड़ा सा ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए। और क्यों कंफ्यूज हो गए? स्टेप्स बच्चों को पता था तो कंफ्यूज नहीं होना था। स्टेप क्या ध्यान रखना था कि जैसे सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, साइक्लोहेक्सेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमारा बन गया कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन। स्टेप से इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, अल्फा से OH, बीटा से H हटाना है, यही चीज है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में इसके होता क्या है कि मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है। मैकेनिज्म में बनता है कार्बोकेटायन। और किसी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन बना है 2 डिग्री या 1 डिग्री, और उसमें पॉसिबिलिटी है किसी चीज की शिफ्ट होकर के 1 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने की, तो वहां पे शिफ्टिंग हो जाती है, और शिफ्टिंग के थ्रू कार्बोकेटायन और स्टेबलाइज हो जाता है, और उसके बाद ये रिएक्शन होता है। मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है। तो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म जहां पे भी फॉलो होता है, वहां पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं किसके ऊपर? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। क्वेश्चन बताती हूं मैं। कंपाउंड है अपना कंपाउंड है अपना ये यहाँ पे OH लगा हुआ है, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, और एक मिथाइल यहाँ पे लगा। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करना है। प्रोडक्ट बताना है आपको। प्रोडक्ट मान लीजिए P है, P बताना है। इसके ऑप्शंस देखिए, प्रोडक्ट के ऑप्शंस क्या क्या दे रखे। एक ऑप्शन ये बना रखा है, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, चौथा ऑप्शन है आपका आप प्रोडक्ट बनाइए अपने हिसाब से, जो आपको रूल बताया। 4 ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन होगा। कैसे? ए, हाँ ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसी पोजीशन पे OH है, इसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। बी क्यों नहीं हो सकता है? डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि OH की जगह। अच्छा, ठीक है, मैं बताऊं प्रोसेस क्या हो रहा है। देखो, कंपाउंड ये है अपना। ओए ये क्या है? हाँ बच्चा,
कुछ कहना चाहते हैं? यही था ना, यही था कंपाउंड, 2 CH3 लगे हुए थे। ठीक, तो मैकेनिज्म क्या होता है इसका, देखो ध्यान से मैकेनिज्म देखो। H2SO4 है, तो H2SO4 से मिलेगा H प्लस। H2SO4 से क्या बनेगा? H प्लस, और H प्लस आएगा इसके पास। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की होगी, H प्लस आएगा इस OH के पास। ठीक, OH के पास होता है लोन पेयर। H प्लस क्या है? H प्लस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? H प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा गरीब आदमी है। पहले ही 1 इलेक्ट्रॉन थे, इतने कम इलेक्ट्रॉन वाला तो है ही, 1 इलेक्ट्रॉन वाला, और प्लस बन गया यानी कि उसका 1 इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो सबसे गरीब आदमी है H प्लस। H2SO4 एसिड है तो H प्लस देगा। इसका H प्लस क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिखेंगे, तो ये ऑक्सीजन पे आकर के अटैच होगा। ऑक्सीजन पे जब आकर के ये अटैच होता है तो ये स्पीसीज देखो कुछ इस तरीके की बनती है। ये तो ऐसे ही रहेगा CH3, यहाँ पे ये सेम टू सेम है। ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर को यूज करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को, तब जाकर के H प्लस अटैच हो पाएगा इसके साथ, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। H प्लस के पास कुछ नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, इसको OH से जोड़ना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बनेगा क्या ऐसे, ओ एक H तो पहले से जुड़ा था, दूसरा H जुड़ गया आकर के बॉन्ड से। अब दूसरा H जब बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब कोई अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यूज कर देगा लोन पेयर को, तो लोन पेयर को जब किसी और को देकर के बॉन्ड बनवा देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता है ना। ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता है। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही ऑक्सीजन पे आता है, ऑक्सीजन हो जाता है अनस्टेबल, और जैसे ही अनस्टेबल होता है ये क्या करता है? बगल में इसके जो भी बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो अगर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये H2O के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हुए H2O के फॉर्मेट में बाहर निकल जाता है। ठीक, ये H2O के फॉर्मेट में जब बाहर निकलेगा तो ये एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या किया? ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गया ही गया, इसके भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो अब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जनरेशन होगा कार्बोकैटायन का। किसका जनरेशन होगा? ऐसा कार्बन बनेगा जिसपे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब कार्बोकैटायन में हमको पता है कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखी जाए तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस कार्बोकैटायन को अगर हम देखें तो इस कार्बन से इधर एक कार्बन अटैच है और इधर एक कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये जो कार्बोकैटायन है ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, जब भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो तो वो कोशिश करेगा कि अपने आसपास उसके अगर हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करा ले अपने ऊपर, या मिथाइल हो तो मिथाइल को शिफ्ट करा ले, या फिनाइल हो तो फिनाइल को शिफ्ट करा ले। अगर ऐसा शिफ्ट कराने से का नया कार्बोकैटायन बने, वो 3 डिग्री बन जाए, अगर बेनिफिट हो रहा है तो 2 डिग्री से क्या बन जाता है? 3 डिग्री। तो कौन कौन सी शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है? शिफ्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या शिफ्ट होता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या हो सकता है? हो सकता है किसी में H शिफ्ट हो, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, किसी में CH3 शिफ्ट हो, मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं,
और किसी किसी केस में कहीं कहीं पे C6H5 भी शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसके बगल में एडजेसेंट में एक ये CH3 ग्रुप है और एक ये CH3 ग्रुप, ये कार्बन है। इस कार्बन पे अगर देखो तो इधर CH3, इधर CH3, इधर CH, इधर CH, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां से हाइड्रोजन निकल नहीं सकता क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर हम लोग ध्यान दें, ये वाले कार्बन का ये मिथाइल इस पे आकर के शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन का ये मिथाइल आकर के इस पे अगर शिफ्ट हो जाए, अगर इस पे शिफ्ट होगा तो कोई फायदा मिलेगा क्या? कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बन सकता है। अगर ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे शिफ्ट होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कोई बेनिफिट मिल रहा है? अगर इसको हटा दो और यहाँ पे बन जाए पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी 2 डिग्री है, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो कहां से शिफ्टिंग होगी? इस कार्बन पे देखते हैं। अगर इस कार्बन से ये वाला मिथाइल शिफ्ट हो जाए इस पे, ये कार्बन से ये मिथाइल कहां शिफ्ट हो जाए? पूरा पूरा मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां से निकल, पूरे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के मिथाइल इस पे जाके चिपक जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक इस कार्बन का था और एक ये बीच वाले कार्बन का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन को कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऊपर वाला CH3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगी, एक मिथाइल यहां से पूरी इस पे शिफ्ट हो गई, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस कार्बन पे एक मिथाइल तो रहेगा ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज। अब अगर देखो तो ये कार्बोकैटायन था, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 डिग्री। इस कार्बोकैटायन को अगर देखो तो एक कार्बन इधर एक इधर एक इधर, 3 कार्बन, तो ये कार्बोकैटायन कैसा बन गया? 3 डिग्री, ये ज्यादा स्टेबल बन गया। कैसा कार्बोकैटायन बन गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो एडजेसेंट जो पोजीशन होती है उससे हाइड्रोजन हट जाता है और हाइड्रोजन हटने के बाद डीप्रोटोनेशन हो जाता है। अब स्टेप क्या होगा यहाँ पे? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का रिमूवल। H+ का रिमूवल हो क्यों रहा है? यहाँ पे देखो H+ जुड़ा था आकर के, वही H+ अब क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। H+ अगर रिमूव हो जाए इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड हैं, अगर और इस पोजीशन को देखो तो यहाँ पे भी कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है, ठीक है। यहां से अगर H रिमूव हो जाए H+ के फॉर्मेट में इस पोजीशन से, इस पे एक H है, ठीक है, इससे अगर ये H रिमूव हो जाए H+ के फॉर्मेट में, H+ का फॉर्मेट का मतलब होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा है, तो ये अगर रिमूव हो जाए इलेक्ट्रॉन को देते हुए, ये निकल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ये CH3 यहाँ पे है ही है, यहाँ पे एक CH3 तो अटैच है ही है, यहाँ पे एक CH3 अटैच है, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। अगर हम लोग सिंपल रूल से करते तो सिंपल रूल से हम क्या कर सकते थे गलती कि हम बोलते ये OH है, इसको हटा दिया, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, 2 बीटा पोजीशन है, इस बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है नहीं, तो इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दो और डबल बॉन्ड यहाँ पे ला दो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सिंपल वे में हम सोचते हैं, अगर कार्बोकैटायन के बारे में नहीं सोचते तो ये बनता, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ से OH गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री था, उसको 3 डिग्री बनाने के लिए इससे मिथाइल
शिफ्ट हो गई। जब यहाँ मिथाइल शिफ्ट हो गई तो यहाँ का चार्ज खत्म और यहाँ पे चार्ज आ गया। यहाँ पे जब चार्ज आ गया पॉजिटिव तो पहले प्रोटॉन जुड़ा था आकर के H+, अब प्रोटॉन निकलेगा। तो प्रोटॉन इससे तो निकलेगा नहीं, कहाँ से निकलेगा? एडजेसेंट से निकलेगा। जब यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन इस पोजीशन से तो प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को देते हुए निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना। कौन सा बन सकता है? डी वाला बन रहा है ना, यही बात की थी, यही आपने तो डी बताया था शायद, सी बता रहे थे आप लोग। अच्छा, इसको देखते हुए बता रहे थे कि ये दो मिथाइल तो ऐसे ही पड़े रहेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा? डी। क्लियर है सबको बात? बिना कार्बोकेटाइन के करना हो तो बिना कार्बोकेटाइन के नहीं होगा, हो सब में कार्बोकेटाइन से ही रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी की हमको जरूरत पड़ी। कोई कोई ऐसे केस हो सकते हैं जहाँ स्टेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ये वाला केस है, देखो ये वाला केस, यहां से OH गया, ध्यान से देखो, यहां से OH गया, बिना कार्बोकेटाइन के नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लस है, ठीक है। अब जो अगल बगल में कार्बन है उनके पास मिथाइल नहीं है, उनके पास क्या है? H है, तो H की शिफ्टिंग हो सकती है, H की शिफ्टिंग हो सकती है। अगर H की शिफ्टिंग करोगे, अगर H की शिफ्टिंग आप करते हो तो कोई भी शिफ्टिंग तब होगी जब आपको उस शिफ्टिंग का फायदा मिले। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कैसा है? 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री बने इससे तब तो हम शिफ्टिंग कराएं। अगर यहाँ से हाइड्रोजन इस पे दोगे, ठीक है, तो पोजीशन क्या बन जाएगी? अगर इसको यहाँ शिफ्ट कराते हो तो इस पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो भी कार्बोकेटाइन सेम टू सेम रहा, 2 डिग्री रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इस केस में हमने कार्बोकेटाइन की बात नहीं की थी, लेकिन जो प्रोसेस था वो क्या है? यहाँ पे भी सेम टू सेम है, कार्बोकेटाइन से ही बनना है। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो प्राइम स्टेप है वो तो ये है कि OH चला जाए और उसके एडजेसेंट से क्या चला जाए? H+ चला जाए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इस तरीके का केस आ जाए जिसमें आपको कई मिथाइल अगल बगल दिखाई दे, तो वहां पे आप मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाएंगे, सीधे सीधे रूल से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप रूल से प्रोडक्ट बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है? OH हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर उसकी स्टेबिलिटी को देखना है। अगल बगल में अगर ये 3 ग्रुप दिखाई देते हैं जिनकी मैंने बात की थी, तो आपको क्या कर देना है? उनको हटा करके स्टेबिलिटी वाइज देखना है। अब जैसे यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद भी वही 2 डिग्री मिल रहा था, तो शिफ्टिंग का कोई मतलब नहीं। क्लियर हुई बात? तो ये इसका क्वेश्चन था। मेजर बच्चों ने क्या किया? मेजर बच्चों ने यही किया आंसर, मतलब मेजर नहीं, जिनको मतलब पूरी ये नॉलेज नहीं थी, उन्होंने क्या किया? यहाँ से OH हटाया है और इस पे H है नहीं, इस पे से H हटा दिया है और क्या बना दिया? ये वाला C प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन आंसर क्या है हमारा? डी। ठीक, चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, एल्काइन के जो बचे हुए रिएक्शन थे 3-4 उनको कर लेते हैं, जिससे एल्काइन आपका खत्म हो जाए। फिर एरोमेटिक वाला बचा है जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन, टोल्यूइन, ये सब वो जाएगा 3-4 तो आराम से जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 20 तक डन हो जाएगा। ओजोनोलिसिस बता दी थी आपको, ओजोनोलिसिस प्रोसेस बता दिया है इसका।
ट्रिपल बॉन्ड वाले का ओजोनोलिसिस बता दिया था, Cu2Cl2 से भी रिएक्शन बता दिया था आपको, HgSO4 का भी हो गया, ल्यूसाइट बनाना भी कल बताया था। क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वही बताएं। बर्निंग हो गई। KMnO4 की रिएक्शन बताई थी, ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 की रिएक्शन आपको बताई थी, ऑक्सैलिक एसिड बनता है। लास्ट रिएक्शन यही था क्या? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था, डाइल्यूट KMnO4 से, है ना। डाइल्यूट KMnO4 से क्या बन गया था? ऑक्सैलिक एसिड, एसिटाइलिन के थ्रू। अगर प्रोपाइन ले लें तो प्रोपाइन के केस में क्या होगा देखिए, रिएक्शन विद डाइल्यूट KMnO4 हो रही है बात, कोल्ड एंड डाइल्यूट। अगर ले लें हम लोग प्रोपाइन, तो प्रोपाइन के केस में क्या होगा, वहां पे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। अगर हम लोग प्रोपाइन ले लेते हैं तो जो ये जो दो कार्बन है इस पे तो C डबल बॉन्ड O बन जाता है। क्या बन जाता है इन दोनों कार्बन पे? C डबल बॉन्ड O बन जाता है और एक OH आता है, और ये CH3 जो ऊपर वाला है ये ऐसे का ऐसे रहेगा। तो अगर KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोल्ड तो नहीं लेते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, 25 टू इतना टेम्परेचर अगर दें तो ये कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O में, ये वाला कन्वर्ट होगा COOH में, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और फिर इस तरीके का जब स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो इसमें से क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में से CO2 बाहर निकल जाती है, इस स्ट्रक्चर से CO2 बाहर निकल जाती है और ये बन जाता है दो कार्बन का एसिड, एसिटिक एसिड। यानी कि 3 कार्बन के एल्काइन से अगर हम लोगों ने कराया डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन, तो फाइनली हमको एक कार्बन की CO2 और 2 कार्बन का एसिड प्रोडक्ट में मिल गया। ये जो रिएक्शन है KMnO4 से जो रिएक्शन हो रहा है ये किस कैटेगरी में आएगा? इसकी कैटेगरी होगी ऑक्सीडेशन। KMnO4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन की कैटेगरी क्या है, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब अगर हम लोग एसिडिफाइड KMnO4 ले लें, मतलब KMnO4 ऐसा हो जिसमें थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप एसिड के भी डाल दें, H2SO4 के 2-4 ड्रॉप डाल दिए, तो एसिडिफाइड KMnO4 से अलग रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन किससे हो रही है? रिएक्शन विद एसिडिफाइड KMnO4। इसको लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, KMnO4 H+ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अगर ऑक्सीडेशन होगा, मान लीजिए आपने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं
कि 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं फॉर्मिक एसिड के। दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं फॉर्मिक एसिड के। और अगर यहाँ पे ले लें RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो भी क्या होगा, ये दोनों मिलकर के एक एसिड बना लेंगे और ये दोनों मिलकर के एक एसिड बना लेंगे। मतलब ये बना लेगी, पहला आधा पार्ट बनाएगा RCOH और दूसरा आधा पार्ट बनाएगा HCOOH। डबल ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले पार्ट क्या बना लेंगे, अलग अलग एसिड। जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, इसको हम KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले पार्ट क्या बनाएंगे, एसिड। मतलब ये 2 कार्बन भी एसिड में कन्वर्ट होगा और ये 2 कार्बन भी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो 2 कार्बन का एसिड होता है एसिटिक एसिड। तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 4 कार्बन का एल्काइन था, ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, दोनों किस पे कन्वर्ट हो गए, 2 कार्बन के 2 मोल्स बन गए एसिड के। क्लियर है? तो ये KMnO4 की रिएक्शन में कुछ समझना नहीं है, क्या करना है, इसको सीधे सीधे याद कर जाना है, क्योंकि KMnO4 का कोई भी केस, डाइल्यूट वाला केस, एसिडिफाइड वाला केस, ये आ सकता है। और अगर याद नहीं होता है तो सवाल सही नहीं बनेगा, क्योंकि याद ही नहीं है तो फिर मामला खराब हो जाता है। मामला खराब होने के पूरे चांसेस मौसम तैयार होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रहे हैं ये लो टेम्परेचर पे हो रहे हैं। लो टेम्परेचर का मतलब है एसिड की प्रेजेंस में कर तो रहे हैं रिएक्शन, लेकिन लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 तो रूम ही लिया जाता है, रूम टेम्परेचर। 25 तो या 26 तो ऐसे रूम टेम्परेचर ले लेते हैं। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर तो नहीं है ना, नॉर्मल सा टेम्परेचर है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में आप टेम्परेचर लगभग कर दो 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना टेम्परेचर कर दें हम, 110 तक, मतलब पानी के बॉइलिंग टेम्परेचर तक कर दिया, 100 होता है बॉइलिंग, 110 तक अगर हम टेम्परेचर कर दें, तो होता क्या है कि एसिड जो होता है, एसिड में COH ग्रुप होता है। तो एसिड में एक बड़ी स्पेशल टेंडेंसी होती है कि अगर हीटिंग वीटिंग दे दी जाए तो COH से CO2 रिलीज हो जाती है। क्या रिलीज कर देता है ये, CO2। तो अगर इसी कंपाउंड की हम रिएक्शन करा दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसिडिफाइड KMnO4 की, तो ये तुरंत अपने मॉलिक्यूल के अंदर से CO2 को रिलीज कर देगा। एक CO2 मॉलिक्यूल बनेगा और बाकी जो 3 कार्बन होंगे उससे बन जाएगा आपका एसिड। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड एल्काइन, ठीक है, नाम क्या होगा, प्रोपाइन हो जाएगा नाम। इसकी रिएक्शन उसी से करा रहे हैं, एसिडिफाइड KMnO4 से, लेकिन टेम्परेचर कितना कर दिया, ठीक। तो ये वाला पार्ट CO2 बना लेगा और ये वाला पार्ट एसिड बना लेगा।
ये क्या बनाएगा CO2, और इधर का जो पार्ट होगा वो क्या बनाएगा एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो 3 कार्बन का एसिड, और दूसरा क्या बन जाएगा 110 का टेम्परेचर दे दिया, तो ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर इसी कंपाउंड का रिएक्शन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते, कितने पे करा रहे हैं, KMnO4 ले रहे हैं एसिडिफाइड, और टेम्परेचर क्या ले लिया 30। ठीक है, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएंगे तो ये पार्ट बनाता है COH, और ये वाला पार्ट बना लेगा C डबल बॉन्ड O। मतलब ये कार्बन कीटोन बना लेगा और ये कार्बन एसिड बना लेगा, बाकी सब सेम रहेगा। हो गया, SiO2 सिलीनियम डाइऑक्साइड, हाँ प्रोपाइन नहीं हुआ, ब्यूटाइन हुआ। 4 कार्बन दिख रहे हैं ना, नाम क्या होगा इसका ब्यूटाइन। 4 कार्बन में प्रोपाइन कैसे हो सकता है, बाकी लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया। रीजन तो देख लो, अब नाम में क्या होगा, रिएक्शन में तो समझ में आता है कि मान लो रिएक्शन में नहीं समझ में आया, कि किसी रिएक्शन में कुछ हो रहा है किसी में कुछ हो रहा है, तो हमें समझ नहीं आया। नाम में कब छोड़ते हैं किसी कार्बन को, छोड़ दिए, वो बात भी समझ में आ रही है, पर ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि बोल रहे हैं कि वो सोचा कि कुछ और हो रहा होगा। वाह जी वाह, ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट, नॉट केमिस्ट्री। नेक्स्ट लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन विद सिलीनियम डाइऑक्साइड। ये करा तो नहीं चुके हैं, बता दीजिएगा भाई, नहीं दोबारा कर लो आप लोग, वैसे कराए। ये कौन लगातार बोल रहा है, ऑक्सीडेशन विद सिलीनियम डाइऑक्साइड SiO2, सिलीनियम डाइऑक्साइड। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, रिएजेंट लिया है SiO2। SiO2 क्या करता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को कन्वर्ट कर देता है CHO सिंगल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, ग्लाइऑक्सल। ग्लाई
अगर यहाँ पे हम ले लें प्रोपाइन, ये ले लें, ठीक है, और रिएजेंट सेम रखें, तो होता क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये जो साइड वाला कार्बन है, ये तो CHO बन जाएगा, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होके, ये CHO, ये C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे का ऐसे। और नीचे वाला इस जो बीच में कंपाउंड बना है, इसका जरा नाम बता दीजिए आयुपैक जल्दी से। CH3CO CHO का जरा आयुपैक नेम बताइए तो। कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड ग्रुप। अल लिखना है, बताइए सब लोग, ट्राई कीजिए। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? टू 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 पे क्या था? टू पे कीटोन है तो कीटो बोल देते हैं, है ना, टू कीटो, 3 कार्बन और अल प्रोपेनल, यही होगा कीटो, या ऑक्सो भी लिखते हैं कीटो भी लिखते हैं, ऑक्सो भी लिखते हैं, ठीक है। इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? KMnO4 की 4 रिएक्शन हो गई, सिलीनियम डाइऑक्साइड की 2 रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन की। अब आ जाएंगे पिक्चर में लास्ट रिएजेंट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। K2 ऑक्सीडेशन किसके साथ, किस के प्रेजेंस में कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन विद रिएजेंट ले रहे हैं K2Cr2O7, H2SO4 लगाने का मतलब एसिडिफाइड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? एल्काइन का, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक लाइन लिख लीजिए, एसिटाइलिन, 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 एसिटाइलिन converted into acetic acid, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन converted into कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड एंड orange color of dilute acidified dichromate changes to light green color। ठीक है, देखो एसिटाइलिन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन कराना है, किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम, ठीक है।
तो ये जो होता है ये इस K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज। जब ये एसिटाइलीन से रिएक्शन करेगा तो K2Cr2O7 का जो इसका जो कलर हो जाएगा ग्रीन कलर में आ जाएगा, और एसिटाइलीन कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड। ग्रीन कलर किसका हो जाएगा? ग्रीन कलर ऑफ क्रोमियम +3 आयन। K2Cr2O7 जो कंपाउंड है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया ना आपको, K का +1, O का पूछ लो, अब बता दो जल्दी से। Cr2 है। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए जरा। +6, यानी कि जब +6 स्टेट में क्रोमियम है इसमें तो किस कलर का है कंपाउंड? ऑरेंज कलर का। लेकिन जब एसिटाइलिन से रिएक्शन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? +3 में, और +3 का कंपाउंड बनाता है ये। और जब +3 का कंपाउंड बनाता है तो क्रोमियम के +3 आयन का कलर होता है ग्रीन। कैसा कलर होता है? ग्रीन। क्लियर है? जैसे कॉपर का आयन अगर हम बोले तो कॉपर सल्फेट अगर आप लैब में देखो, कहीं भी देखो मतलब, तो देखने को मिलता है लैब में ही, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, लैब में देखो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर आप लैब में देखिए या बुक्स में देखिए तो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट में कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +2, यानी कि कॉपर अगर +2 स्टेट में है तो उसका कलर कैसा है? ब्लू। क्रोमियम अगर +3 स्टेट में है तो उसका कलर कैसा है? ग्रीन। क्रोमियम अगर +6 स्टेट में है तो उसका कलर कैसा है? ऑरेंज। ठीक है, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और जब हम डी और एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे आयंस के, क्योंकि कलर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं तो कलर हमें लर्न करने पड़ेंगे। जैसे आयरन का सल्फेट अगर हम लोग लेते हैं FeSO4, आयरन का एक सल्फेट लेते हैं हम लोग FeSO4 का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, लेकिन अगर ये फेरस सल्फेट बोलते हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस ले लें, ये ऑक्सीडाइज होकर Fe2SO4 होल थ्राइस बनाता है ऑक्सीडेशन पे। Fe2SO4 होल थ्राइस ले लें तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। यानी कि अगर Fe+3 आयन की बात करो तो कैसा कलर हो गया? ब्राउन हो गया। और Fe+2 आयन की बात करो तो कैसा कलर हो गया? ग्रीन। ठीक है, एक हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में, एक हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल, जिसको बोलते हैं नाइट्रेट रेडिकल। कौन सा रेडिकल है? नाइट्रेट। इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रिंग टेस्ट। ठीक है, रिंग टेस्ट क्या है? बहुत ही सिंपल रिंग टेस्ट है। क्या है? जैसे मान लो आपको सॉल्ट मिला, प्रैक्टिकल एग्जाम में सॉल्ट दिया गया आपको, या कोई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, सपोज आपको बोला सॉल्ट दे दिया है हमने आपको, और आपको पहचानना है कि इसमें नाइट्रेट है कि नहीं है। तो कैसे नाइट्रेट का रिंग टेस्ट जो होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कैसे करेंगे? सॉल्ट ले लिया आपने, ये रही क्या टेस्ट ट्यूब, इसमें सॉल्ट ले लिया आपने। कितना लेना है? भर के बिल्कुल नहीं कि जितना लैब असिस्टेंट ने आपको पुड़िया बना के सॉल्ट दिया पूरा भर दिया उस टेस्ट ट्यूब में, नहीं, बिल्कुल पिंच ऑफ थोड़ा सा डाला। ठीक है, सॉल्ट डाल दिया, फिर इसमें क्या डाल दिया? वाटर, यानी कि एक कुछ सोल्यूशन बना लिया सॉल्ट का। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लीजिए। उस टेस्ट ट्यूब में क्या करिए, लैब में आपके पास FeSO4 होगा।
ठीक है। FeSO4 को लेते वक्त देखिए कि FeSO4 का कलर कहीं ब्राउन तो नहीं हो गया, अगर ब्राउन हो गया तो उसको नहीं यूज करना है, उससे ये टेस्ट नहीं आएगा। तो FeSO4 कैसा चाहिए हमको, ये फॉर्मेट नहीं बनना चाहिए, अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया एयर से तो ये बना लेगा ब्राउन। तो ग्रीनिश कलर का FeSO4 फेरस सल्फेट का पाउडर होगा, ठीक है। उस पाउडर को लेंगे थोड़ा सा, FeSO4 को दूसरी ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में, और इसमें वाटर डालेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब तैयार कर ली हमने, एक सॉल्ट जो मिला था उसका वाटर में सोल्यूशन बना लिया, और एक हमने लैब से उठाया FeSO4 पाउडर ग्रीन कलर का होगा उसका बना लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इस FeSO4 को इसमें मिक्स कर देंगे, इस सोल्यूशन को इसमें, ये पहला सोल्यूशन है और ये क्या है दूसरा, फर्स्ट और सेकंड को मिक्स कर। अब एक टेस्ट ट्यूब आ गई हमारे पास, इस टेस्ट ट्यूब में दोनों सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, ये दोनों सोल्यूशन भर लिए। क्लिप वगैरह से, टोंग वगैरह रहती है उससे पकड़ लेंगे टेस्ट ट्यूब को आराम से, और करना क्या है, एक ड्रॉपर लेंगे, ये रहा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ड्रॉपर लेंगे और ड्रॉपर को यहाँ पे एकदम टेस्ट ट्यूब की वॉल से टच करते हुए ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डालेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल टेस्ट ट्यूब को यूं पकड़ लेते, हैंग कर लेते, और ड्रॉप बाय ड्रॉप एकदम साइड से टच करते हुए, ऐसा नहीं आएगा टेस्ट, ठीक है। धीरे धीरे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, जैसे ही आप ड्रॉपर के थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें डालोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे ही 1 या 2 ड्रॉप ये नीचे पहुंचा, वैसे ही आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ ब्राउन कलर नहीं है, ब्राउन कलर की एक रिंग यहाँ पे प्यारी सी बन जाएगी, ब्राउन कलर की क्या बन जाएगी, अगर ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है तो उसी को हम कहते हैं नाइट्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट, और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, रिंग टेस्ट या ब्राउन रिंग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बी ब्लॉक में आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा, बहुत सारी जगह आएगा, नोट कर लीजिए। हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट की हेडिंग डाल। अब कोई ये नहीं मुझसे पूछेगा कि ये किस चैप्टर का है और आपको यहाँ पे क्यों करा दिया, ठीक है, बात की बात आई तो करा दिया, याद रखना है। हाँ पीहू कह रही हूँ, भूवी बोलो क्या कह रहे थे, इस चैप्टर इस चैप्टर का नहीं है, बट याद कर लीजिए, लिख लीजिए यहीं पे ऐसा ब्लॉक सा बना के कुछ, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, हेडिंग डाल, थोड़ी थ्योरी लिखनी है लिख लो। इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ, इट इज कंफर्मेटरी, it is confirmatory test of nitrate radical, ब्रैकेट में NO3 माइनस लिख लीजिए, nitrate radical in this test we have to prepare, in this test we have to prepare aqueous solution of salt and aqueous solution of FeSO4, and mix these solutions in a test tube, mix these solutions in a test tube, then after add concentrated H2SO4 drop by drop by the side wall of test tube,
we observe that a brown ring is prepared. Brown ring is prepared in the bottom of test tube where acid mix with solution. Acid mix, या ये लिख सकते हैं एसिड मीट्स विद द सॉल्यूशन, जहां पे मिलता है जाकर के वहीं पे क्या है आपका ब्राउन कलर की रिंग बनती है, लिखवा दिया ना। ब्राउन रिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? कहाँ जाना है? अभी ना जाओ, तुसी ना जाओ। कहाँ जाना है ना? और एक बार क्वेश्चन पूछा, ये जो ब्राउन रिंग बनती है इस कंपाउंड का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी लिख लो। FeH2O होल 5 NO +2, बड़ा सा फॉर्मूला है। हाँ, जो रिंग बनती है ये किस कंपाउंड की बनती है ये पूछते हैं। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? जाइए, आपको कहीं जाना है, जल्दी से जाइए, जल्दी से आइए। हाँ जी, कौन? बहुत ज्यादा कहाँ है वो? ज्यादा लगेगा मुझे तो लग रहा है। क्या हुआ? अच्छा, ऐसे कर रहे थे। एल्कीन में आपको एक रिएक्शन कराया था OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एक रिएक्शन कराया था आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना? ऐसे अजीब अजीब तरीके से हमको मत देखा करिए कि हमें पता है आपको अभी याद नहीं है। जैसे ही मैं किसी रिएक्शन का नाम लेती हूँ आप इधर उधर अजीब तरीके से देखते हो। ठीक है, मुझे पता है इतनी जल्दी याद नहीं होती चीजें, मैं बता रही हूँ कि ये कराया था। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन में था, और एक था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, है ना? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कर रहे थे, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एल्कीन के ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, OMDM तो नहीं होता, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, एल्काइन का लास्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में होगा रिएक्शन? BH3 या ऐसे लिखा हुआ हो B2S6 और H2O2। ये आपके रिएजेंट हो गए। ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेंगे, इस पे ये रिएजेंट लगा देंगे तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से सीधे यहाँ पे बनेगा आपका CH3CH एल्डिहाइड। दो कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर 3 कार्बन का ले लें तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का एल्डिहाइड। सेम रिएजेंट लगा दें, तीन कार्बन का एल्डिहाइड। आज आपको मतलब अभी 11th में